हेलो, नमस्कार साथियों। मैं सत्यवंत सर आप सभी का आपके अपने परिवार एएस स्टडी 61 में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के अगले लेक्चर को अध्ययन करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हिंदी व्याकरण का। आज से हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम हिंदी के भाषा विकास, हिंदी की बोलियां, लिपियां आदि इनकी हमने चर्चा की और आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण की। और व्याकरण को बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, एकदम गहन अध्ययन किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन परीक्षा का पैटर्न काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो एकदम शून्य से शिखर तक चलेंगे हम लोग। कहीं भी आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी मजा आएगा आपको। और अगर एक बार वीडियो पढ़ लेंगे तो कहीं दूसरा लेक्चर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। पढ़ेंगे हम व्याकरण। सामान्य रूप में अगर व्याकरण की चर्चा करें तो इसके शाब्दिक रचना को देखेंगे तो ये जो व्याकरण शब्द है इसका जो विच्छेद होगा विधन आधन करण होगा, या इसी को विधन आकरण भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। विधन आधन करण भी सही है, विधन आकरण भी सही है। एकदम फुटकर कर देंगे तो विधन आधन करण हो जाएगा, या विधन आधन करधन अन हो जाएगा, और छोटा कर देंगे तो। लेकिन इतना समझने का प्रयास कीजिएगा, व्याकरण जो है वी और आ और करण से मिलके बना है, जिसमें वी और आ ये दोनों उपसर्ग हैं। वी और आ दोनों उपसर्ग हैं। करण को तोड़ेंगे तो ये बनता है क्री धन अन, जिसमें क्री जो है धातु है और अन जो है प्रत्यय है। सामान्य रूप से ऐसे हमारी कहानी शुरू होती है। व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? सामान्य रूप से उपसर्ग को जानते होंगे। उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग जो होता है पत्नी के जैसा होता है, पत्नी आगे लगती है और पति के अर्थ को परिवर्तित कर देती है, वैसे ही उपसर्ग होते हैं, किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। और यहाँ पर जो वी और आ है ये दोनों उपसर्ग हैं, क्री धातु है और अन प्रत्यय, यानी कि वी आ उपसर्ग क्री धातु और अन प्रत्यय के मिलने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न सामान्य बन सकता है, व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो वी और आ। कौन सी धातु है? क्री धातु। कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय। भावनाओं को समझ रहे होंगे। इसके बाद व्याकरण कहते किसे हैं? सामान्य रूप से देखें तो व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और शुद्ध शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह नियम है, वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और शुद्ध शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम। व्याकरण की शाब्दिक रचना को आप देख पाए होंगे। इसको फुटकर हमने किया तो उपसर्गों को अलग कर लिया, धातु अलग हो गया, प्रत्यय अलग हो गया। यहाँ से एक चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी कि क्या किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। साक्षात दिन दहाड़े देख सकते हैं आप इसको। वी और आ दोनों उपसर्ग हैं, यानी कि किसी भी शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सामान्य रूप से अगर चर्चा करें तो जो हमारे हिंदी भाषा का व्याकरण है, हिंदी भाषा के व्याकरण को सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया? तो हमारा जो हिंदी भाषा का व्याकरण है, हिंदी भाषा के व्याकरण को सबसे पहले लिखने का प्रयास जेसुआ केटलर ने किया। अगर संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण को सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने लिखा। महर्षि पाणिनि के बाद अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो हिंदी व्याकरण को सबसे पहले लिखने का प्रयास जेसुआ केटलर ने किया। जेसुआ केटलर ने किया। जेसुआ केटलर हॉलैंड के निवासी थे। आप जानते होंगे भारत में अंग्रेजी, ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए, जिसमें से डच के
डच कंपनी के लोग जो सामान्यतः हालैंड के निवासी थे, हालैंड को आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। कई प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके। नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड था और नीदरलैंड अर्थात हालैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। और वही हालैंड के निवासी थे जेसुआ केटलर, और जेसुआ केटलर जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में संक्षिप्त हिंदी के व्याकरण को सीखा। हिंदी के व्याकरण को सीखने के बाद इन्होंने एक गए अपने हॉलैंड, और हॉलैंड में डच भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे। तो भारत में आएंगे तो हिंदी को तो बोलना पड़ेगा, जब तक हिंदी नहीं बोलेंगे भारत में व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी सिखाने के लिए अपने लोगों को इन्होंने डच भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखा। यानी कि हिंदी के व्याकरण को सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया? तो जेसुआ केटलर ने किया। किस भाषा में लिखा? तो हिंदी का व्याकरण सबसे पहले इन्होंने डच भाषा में लिखा। इतनी सारी कहानी। अगर आपसे प्रश्न पूछे हिंदी का व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा? तो जेसुआ केटलर ने। हिंदी वर्णमाला को सबसे पहले किसने लिखा? तो जेसुआ केटलर ने। आपको बता दें भैया कि विस्तृत अध्ययन करेंगे एकदम बिल्कुल दमादम झमाझम मजेदार तरीके से, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप इस पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आगे हम चर्चा करते हैं व्याकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है, व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं, व्याकरण के अंग कितने हैं। तो सामान्य रूप से बात करें व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग। बोलिए सागर जी, व्याकरण के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से भाई? तो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होगा वर्ण विचार, दूसरा अंग कहा जाता है शब्द विचार, और तीसरा जो अंग है व्याकरण का उसको हम कहते हैं वाक्य विचार। बोलिएगा, हिंदी की व्याकरण को सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया? जेसुआ केटलर ने। हिंदी वर्णमाला को सबसे पहले किसने लिखा? जेसुआ केटलर ने। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार। हाँ, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि हमें व्याकरण में वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला पढ़नी होगी, और वर्णमाला पर आधारित हमारी संधि होती है। वर्णमाला और संधि पढ़ेंगे हम यहाँ पर। शब्द विचार में हम शब्द रचना, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, विकार परिवर्तन के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, इन सारे शब्द के विकार सारे शब्द के रूपों का अध्ययन करेंगे। और इसी में उपसर्ग और प्रत्यय का भी अध्ययन किया जाएगा, समास का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आएंगे हम वाक्य विचार में। तो वाक्य विचार में हम वाक्य रचना पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उत्पत्ति या स्रोत या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो सारी चर्चाएं हम करेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे वाक्य विचार में ही रस छंद अलंकार की चर्चाएं होंगी। इसी में हम विराम चिन्हों को भी पढ़ेंगे। तो सामान्य रूप से हम शुरू करते हैं व्याकरण के पहले अंग को। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उसी प्रकार से व्याकरण के भी कई अंग हैं। व्याकरण के कुल टोटल कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से 3 अंग? शब्द रचना, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप वेदांग जानते होंगे, तो वेदांग की चर्चा हम संस्कृत की क्लास में करेंगे, या तो कोई शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा। व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। तो व्याकरण के अंग में हम पहले चर्चा करेंगे वर्ण विचार की। दिख रहा है सागर जी ना? ठीक, भावनाओं को समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आप लोगों के सामने ऐसे बैठे हैं भाई साहब कि बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। इनको हिंदी समझ में आ जाती है, तो आप तो समझ ही जाएंगे। भावनाओं को समझते हुए आगे चलिएगा। वर्ण विचार में हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला, सामान्य रूप से वर्णमाला क्या है? तो इसको आप देखें तो इसमें 2 पद होंगे। एक होगा
वर्ण और दूसरा होगा माला। वर्णमाला कितने पदों से मिलकर बना है भाई? दो पदों से। दो पद कौन कौन से? एक वर्ण और दूसरा माला। आप मोतियों का माला देखे होंगे। कौन सा माला? मोतियों का माला। इस प्रकार से बना हुआ है एकदम। ये माला है, किसका माला है भाई? मोतियों का माला। मोतियों की माला में आप देखेंगे जो मोती होते हैं बिल्कुल क्रम से लगे होते हैं, कि इधर उधर बिखरे होते हैं। नहीं सर, जो मोतियों का माला होता है उसमें मोती बिल्कुल क्रम से लगे होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से होते हैं। उसी प्रकार से हमारी वर्णमाला जो है, इसमें किसकी माला होगी? वर्णों की माला। अर्थात वर्ण कैसे होंगे? तो जैसे मोती क्रम से लगे हैं माला में, उसी प्रकार से वर्णमाला में हमारे वर्ण क्रम से होंगे, व्यवस्थित होंगे। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या? तो सामान्य रूप से अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला कहते किस हैं? तो वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब क्या है? व्यवस्थित क्रमबद्ध का मतलब क्या है? जब हम एलकेजी या आंगनबाड़ी में हम लोग पढ़े भाई, खिचड़ी वाले स्कूल से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, घर पर भी पढ़ते थे, गुरुजी भी पढ़ाते थे। तो छोटे थे तो भी पढ़ते थे का खा गा घा ङा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा ता था दा दा ना पा फा बा भा मा। और आज भी उसी क्रम में हम पढ़ते हैं। क्या यह क्रम हमारा कभी बदला क्या? नहीं बदला। क्यों हम इसी क्रम में पढ़ते हैं? इसकी चर्चा आगे करेंगे कि पहले क ही क्यों आता है, उसके बाद ख क्यों आता है, ग घ ङ, इस क्रम में ही क्यों पढ़ते हैं? काहे नहीं च न ल प च ह ख र स ऐसे पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि इसका एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सामान्य रूप से आगे चला जाए तो हमारे वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? अगर 52 है तो 52 कब होगा? 44 अगर दिया है तो 44 कब होगा? 52 44 दोनों दिया है तो 52 44 में से 52 को लगाएंगे कि 44 को लगाएंगे? सारी चर्चाएं करेंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा यहाँ पर। तो आगे शुरुआत करते हैं। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में किसका समूह है भाई? किसका समूह है? बोलिए ना। वर्णों का। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के। एक आपका होगा स्वर वर्ण और दूसरा होगा व्यंजन वर्ण। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट लेवल का, उत्तर प्रदेश स्टेट, या चाहे जहां पर भी हिंदी आपकी पूछी जाती होगी, व्याकरण जहां भी पूछा जाता होगा, यहाँ से एक बार पढ़ करके जाइएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, इतना मेरा दावा है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में सामान्यतया कुल वर्णों की संख्या 52। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण? कुल वर्णों की संख्या कितना होती है? 52। वर्णमाला में अगर पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या होती है 44, 44। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44। अब इस 52 में से कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे, या अगर 44 माने तो 44 में भी
कुछ स्वर होंगे और कुछ व्यंजन होंगे, क्योंकि वर्ण दिया गया तो वर्ण दो प्रकार का होगा, स्वर और व्यंजन। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। अगर हम सामान्य चर्चा करें वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अगर व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो व्यंजन की संख्या होती है 33। स्वर की संख्या कितना 11, व्यंजन की संख्या कितना 33। 11 और 33 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, सॉरी 44 44 हो जाएगा। और यही आपके मूल वर्ण कहलाते हैं। 11 स्वर 33 व्यंजन को मिलाने पर 44 बनेगा, और यही 44 आपका क्या होता है वर्णमाला का मूल वर्ण होता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। इतना क्लियर है। लेकिन एक और भी वर्ण होता है, एक अतिरिक्त, जिसको हम कहते हैं अयोगवाह। इसको ना तो पूर्ण रूप में स्वर माना जाता है, ना ही पूर्ण रूप में व्यंजन माना जाता है। आगे चर्चा करेंगे इसकी। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जिसको हम अंग और अ कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला हमारा जो प्रश्न बनेगा, स्वरों की संख्या पूछी जाए या मूलतः स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बोलेंगे। अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वरों की संख्या 13 होगी। कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो कुल स्वर 13। कुल व्यंजन की संख्या पूछी जाए, कुल व्यंजन की संख्या कितनी, तो कुल व्यंजन की संख्या होती है 39। कौन कौन से आगे चर्चाएं करेंगे, बस संख्या को ध्यान दीजिएगा। कुल स्वर 13, कुल व्यंजन 39। 13 और 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 12, 1 3 4 और हासिल 1 बचेगा, आपका 52 हो जाएगा। यानी कि कुल स्वरों की संख्या 13, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39। 13 और 39 कितना हो जाएगा 52। यही आपका वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44। या स्वर की संख्या पूछी जाए तो 11, व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 33, स्वर में कुल स्वर की संख्या पूछी जाए तो 13, व्यंजन में कुल व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 39। लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स होंगे आपके। अगर मान लीजिए पूछा है कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, प्रश्न है आपका हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, कुल स्वर, और ऑप्शन दिया हो 11 12 13 14। अगर इस प्रकार से ऑप्शन हो पूछा हो कुल स्वर, तो हम मारेंगे 11। 11 सही है, कई बार आयोग में पूछा हुआ है, कई बार इसको 11 को ही सही किया गया। अगर संभवतः 11 नहीं है, यहाँ पर 10 है, तो कुल स्वर की संख्या हो जाएगी 13, तब 13 करेंगे। अगर 11 है तो 11 करेंगे, 11 नहीं है तो 13 करेंगे। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 33 और 39 दोनों दिया है तो 33 को करेंगे। अगर 33, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 33 ना हो, सामान्य रूप से 33 से ही प्रश्न बनता है। तो यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आगे हम पढ़ेंगे स्वरों को, फिर इसके बाद व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अगले एपिसोड को। स्वर की संख्या 11, कुल स्वर की संख्या 13, कैसे 13 हो जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। तो वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होंगे सर, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, इसलिए मूल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो 44 हो जाती है। कुल स्वर कितने 13, कुल व्यंजन कितने 39, 13 और 39 मिला देंगे तो फिर 52 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या तो 52 हो जाएगा। भावनाओं को समझ रहे होंगे बहुत से। तो आगे चलते हैं। स्वर को अध्ययन करते हैं हम, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। स्वर कहते किसे हैं, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो स्वर को अगर तोड़ेंगे तो इसमें दो पद बनेंगे, एक स्व और एक र।
स्व धन र बराबर स्वर। स्व का अर्थ होता है अपने आप या स्वयं। र का अर्थ यहां पर होता है उच्चरित होना, अर्थात वे वर्ण जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्व और स्व का मतलब स्वयं, र का मतलब होता है उच्चरित होना, अर्थात वे वर्ण जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यहीं पर आप देखिएगा, अगर व्यंजन को लिखा जाए तो व्यंजन को तोड़ेंगे तो होगा वी धन अंजन। इसमें यड़ संधि होगी, इसमें संधि नहीं है सामान्यतया। यहां पर ध्यान देंगे, जो बिना इंजन का है वही व्यंजन है, जो बिना इंजन का है उसे ही व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिसमें इंजन नहीं है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई इंजन चाहिए, और वह इंजन का काम करता है स्वर। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, अर्थात जो स्वयं उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। भावनाओं को समझ रहे होंगे, तो आगे चर्चा करते हैं हम। स्वर और व्यंजन की परिभाषा आप पढ़ लिए, स्वर और व्यंजन की परिभाषा को आप सीख लिए, एकदम देहाती भाषा में समझिएगा, गांव वाली भाषा में। जिसमें इंजन ना हो या जो बिना इंजन का हो वही व्यंजन है। अगर इंजन नहीं है तो चलेगा कैसे भैया, तो स्वर रूपी इंजन की सहायता ली जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी, तो बताएंगे 11। कुल स्वर कितने, तो बताएंगे 13। अगर 11 13 दोनों ऑप्शन में है तो किसको लगाएंगे आप, तो 11 को लगाएंगे, सीधी सीधी बात। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 11 स्वर कौन कौन से हैं और 13 कैसे हो जाते हैं। तो 11 स्वर में आपके हैं अ, ई, उ, सॉरी अ, आ, छोटकी माई, बड़की माई, छोटका बाबू, बड़का बाबू, री, ए, ओ, औ। ये 11 हो गए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 है आपके, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 आपके स्वर हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो अयोगवा होते हैं अंग और अ, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, अयोगवा। अयोगवा इनको क्यों कहा जाता है, तो अयोगवा कहने का मुख्य प्रयोजन है, अगर इनको देखेंगे तो अयोग धन वाह बन जाएगा। अयोग का मतलब कि जिसका योग ना हो, वाह का मतलब फिर भी साथ हो, फिर भी प्रयोग किया जाए। यानी कि वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, फिर भी वर्णमाला में पढ़े जाते हैं, उनको अयोगवा कहते हैं। अयोगवा की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण जो ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन फिर भी हिंदी वर्णमाला में पढ़े जाते हैं, उनको अयोगवा कहते हैं। और सीधी सीधी बात पूछी जाएगी, अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी, तो अयोगवा वर्णों की संख्या 2 होती है। अगर आप बोलिएगा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, क्या इसमें कहीं व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, तो सर नहीं, व्यंजन का उच्चारण नहीं हो रहा है। लेकिन अंग को बोलिएगा तो ये अ का भी उच्चारण करेगा और कबूतर खरा गधा घोड़ी अंगा का भी उच्चारण करेगा, यानी कि क ख ग घ अंग का भी उच्चारण करेगा। इनमें केवल स्वर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको हम स्वर में रख दिए हैं। अगर क को बोले तो यह क केवल व्यंजन का उच्चारण करेगा, ख केवल व्यंजन का उच्चारण करेगा, इसलिए इसको व्यंजन में रखा गया है। लेकिन अंग का उच्चारण करते हैं तो यह स्वर का भी उच्चारण करता है और व्यंजन का भी उच्चारण करता है। तो बताइएगा क्या इसको स्वर में रखेंगे, अगर स्वर में रखेंगे तो ये कहेगा तो हमारे में तो व्यंजन भी जुड़ा है, तो व्यंजन में भी जाए। भैया इससे बढ़िया है तो दोनों में जाएगा, तो किसी में मत जा, बाहर जा, दूसरे साइड जा। उसी प्रकार से यह जो अ है, यह अ का भी उच्चारण करता है और ह का भी उच्चारण करता है, यानी कि यह स्वर का भी उच्चारण कर रहा है और व्यंजन का भी उच्चारण कर रहा है, इसलिए इसको ना तो स्वर मानते हैं ना ही व्यंजन मानते हैं।
अब प्रश्न यह बनता है कि इनको अयोगवा तो कहते हैं, लेकिन जब कुल स्वर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई? जब कुल स्वर, तो इनको हम बताते हैं कि 11 प्लस 2 अयोगवा कुल कितने हो जाते हैं? 13। एक बार कह रहे हैं इनको ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन माना जाता है, फिर दोबारा हम कह रहे हैं भाई कि इनको कुल स्वर में गिन लिया जाता है 13। कहीं गिना जाता है? तो भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय स्वर का भी उच्चारण होता है, व्यंजन का भी उच्चारण होता है। जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर है तो ना तो स्वर माने जा सकते हैं ना ही व्यंजन माने जा सकते हैं, दोनों के बीच में है। लेकिन जब इनको लिखते हैं तो क्या इनकी मात्राएं लगती हैं? बोलिए सागर जी, क्या मात्रा लगती है इसकी? अंग और अ की मात्रा होती है कि नहीं? अब मात्रा हम स्वर का लगाते हैं कि व्यंजन का लगाते हैं? स्वर का लगाते हैं। तो बताइएगा, जब हम मात्रा स्वर का लगाते हैं तो लिखते समय इनकी मात्राएं लगेंगी? लगेगी ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिखेंगे तो इनकी मात्राएं लगेंगी, मात्रा स्वर की लगती है। बोलते समय स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में है, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, लेकिन लिखते समय मात्रा लग रही है इनकी, तो मात्रा लग रही है तो स्वर के अंतर्गत आएंगे कि नहीं? आएंगे। यानी कि लिखने के आधार पर अयोगवा को स्वर माना जाता है। उच्चारण के आधार पर ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर इनको अयोगवा मानते हैं, लेकिन लिखते समय इनकी मात्राएं लगती हैं और मात्रा स्वर की लगाई जाती है, इसलिए इनको लिखने के आधार पर स्वर माना जाता है। अयोगवा को किस आधार पर स्वर मानते हैं? तो अयोगवा को लिखने के आधार पर स्वर मानते हैं, लेखन या लिखने के आधार पर स्वर मानते हैं। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या? जैसे अ की मात्रा तो होती नहीं है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा, ओ ए री ए ओ की मात्रा। इसके बाद थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, सुनिएगा। अगर आपसे पूछे शुद्ध स्वरों की संख्या, सुने हैं क्या कभी सागर? बोलिए भैया, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो भैया इसमें शुद्ध अशुद्ध कहां से आ गया हो? शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। कितना होती है? 10 होती है। कैसे? तो सुनिएगा, इस अ की मात्रा होती है क्या? नहीं होती है। जब मात्रा नहीं होती है तो कैसा स्वर बे? जो हट बाहर। कौन कौन बचे? आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी मात्राएं होती हैं क्या? जी होती हैं। मात्राएं होती हैं तो ये शुद्ध स्वर हैं। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या? शुद्ध स्वर की संख्या कितना? 10 होता है। मूल स्वर, मूलतः स्वरों की संख्या कितना? 11 होता है। कुल स्वरों की संख्या कितना? 13 होता है। ठीक है ना? भावनाओं को समझते हुए चलिएगा, आगे चलते हैं। अगर आपसे प्रश्न बने स्वर की संख्या कितनी, तो नींद में रहिएगा तो भी बताइएगा 11। कुल स्वर की संख्या कितनी? 13। अगर कोनो पूछ दिया कि बबुआ बताओ स्वर की, कुल स्वरों की संख्या 11 है कि 13, तो बताइएगा 11। नहीं समझेगा तो हमारे को फोन कर लीजिएगा कि सर जी नहीं समझ रहा, तो हम समझाएंगे। भावनाओं को समझिएगा, या तो हमारा वीडियो दिखा दीजिएगा, समझ जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, सर प्रश्न अगर बनेगा आपका, स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर की संख्या की बात की, अब आगे चलते हैं स्वर के प्रकार। अगर पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वरों को बांटा जाता है 3 प्रकार से। स्वर कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार से। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं सर? तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कहीं कहीं प्लुत लिखा होगा, कहीं कहीं प्लुप्त लिखा होगा, तो भावनाओं में ना बहिएगा, प्लुत भी होगा तो सही होगा, प्लुप्त भी होगा तो सही ही मानेंगे हमें। ठीक है ना? कौन सा हमें आधार कार्ड बनवाना है इसका? ठीक है ना? तो स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आगे भी इनकी चर्चाएं करेंगे।
डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो नोट कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन में हो 3, 4, 5, 6 तो कितना बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कुछ प्रश्न आपके बनेंगे, जैसे जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजों का हम अध्ययन करते हुए चलेंगे। गुण संधि स्वर कितने हैं, सांध्य स्वर कौन कौन से हैं, सारी चर्चाएं करते हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा। स्वर के प्रकार में आज हम चर्चा करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। आगे चलते हैं, स्वरों का वर्गीकरण यानी कि अध्ययन की दृष्टि से, स्वर भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब वर्ग में करना, यानी कि वर्ग में बांटना। किन किन आधार पर स्वरों को बांट करके पढ़ा जाता है? तो सबसे पहले किसी भी तत्व की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, इनका अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद उत्पत्ति के बाद मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। इसके बाद आप पढ़ेंगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या इसी को कहा जाता है जिह्वा के प्रयोग या उत्थापिता, मिटाते हैं इसको, जिह्वा के प्रयोग या उत्थापिता या ऊंचाई के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे। इसके बाद अगला पढ़ेंगे मुख की आकृति या मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, कितने भेद होते हैं, सबका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इसके बाद अगला पढ़ेंगे ओष्ठ की आकृति या वर्तुल के आधार पर, ओष्ठ की आकृति या वर्तुल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगला पढ़ेंगे नासिका के प्रयोग, नासिका के प्रयोग या कौवे के आधार पर, कौवे के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठ की आकृति के आधार पर या वर्तुल के आधार पर स्वर के भेद। इसके बाद नासिका के प्रयोग के आधार पर या कौवे के आधार पर स्वर के भेद, इनको हम पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे तनाव के आधार पर स्वर के भेद। इसके बाद पढ़ेंगे 8वां भेद जाति के आधार पर, जाति या समानता कह सकते हैं, जाति या
समानता के आधार पर स्वर के भेद। इतना हम पढ़ेंगे। तो बस एक अध्ययन करेंगे आज हम, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। इसके बाद मात्रा, काल, जिह्वा के प्रयोग, उत्थापिता, मुख की आकृति, ओष्ठ की आकृति, नासिका के प्रयोग, तनाव के आधार या जाति की या समानता के आधार पर स्वर का भेद आगे हम चर्चा करेंगे। या तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, तो आज तक इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर शेष कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।